Hello learners, I hope you all must be watching my videos and gaining some good knowledge. So today we are going to take up the role of state bodies in educational administration, यानी कि विद्यालय प्रशासन में राज्य निकायों की भूमिका। जैसे कि मेरे आप अन्य वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ मैंने केंद्रीय स्तर के निकायों की बात करी है तथा क्षेत्रीय स्तर के निकायों की बात करी है। वैसे ही हम आज जो जानेंगे वो है कि किस प्रकार से राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से विभिन्न पदाधिकारी ऑफिशियल्स इसमें कार्य करते हैं और कैसे एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल में रखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जो संवैधानिक मुखिया होता है, वो एक राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है। और ये गवर्नर जो है, इनको जो सलाह देते हैं, जो सलाहकार होती है, वो एक हमारी मिनिस्ट्री होती है जिसमें हमारे सारे सांसद होते हैं, और इनका जो मुखिया होता है वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो इन मंत्रियों का जो पूरा ग्रुप होता है वो हेड करता है चीफ मिनिस्टर, और ये सभी हमारे राज्यपाल जी को बीच बीच में जहाँ भी ज़रूरत पड़े सलाह देते हैं। चूँकि हम एजुकेशन से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, तो शिक्षा से संबंधित सलाह भी उनको शिक्षा मंत्री वाया चीफ मिनिस्टर देते हैं। तो अगर हम कहें तो चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो पैनल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जो मंत्री आते हैं, उनमें से जो शिक्षा का कार्य देखता है वो है शिक्षा मंत्री। वो हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के पूरे शिक्षण तंत्र पर नज़र बनाता है, एक नियंत्रण रखता है। तो अगर हम लेवल के स्तर की बात करें कि हमारे किस स्तर से एजुकेशन सिस्टम कार्य करता है, तो सबसे ऊपर जो टॉप लेवल पर आता है वो है स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि राज्य शिक्षा मंत्री। इन शिक्षा मंत्री के नीचे आपके आते हैं शिक्षा सचिव। उसके बाद शिक्षा सचिव जो होते हैं वो सचिवालय में होते हैं, और उसके बाद आते हैं आपके शिक्षा अध्यक्ष, यानी कि ये जो आपके डायरेक्टरेट में या निदेशालय में कार्य करते हैं, तो शिक्षा निदेशक होते हैं उनके अंडर में। तो आप ये आगे मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि किस प्रकार से दो कैटेगरीज में हम मिनिस्ट्री को या कार्य को बांट सकते हैं। एक चलता है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर या निदेशन के लेवल पर, ये चलता है सचिवालय और निदेशालय के हिसाब से। तो इन दोनों को हम अलग अलग आगे देखेंगे, बट अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि निदेशालय के बाद आपका जो डिवीज़न होता है या उनके नीचे जो आते हैं वो आते हैं आपके क्षेत्र या सर्कल या डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आता है आपका ब्लॉक। सर्कल, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बारे में, जिला और ब्लॉक के बारे में हम लोकल बॉडीज़ यानी कि स्थानीय निकाय के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये तो बात करी स्तरों की। अगर हम बात करें जो वहाँ पे पदाधिकारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं इस स्टेट लेवल के निकायों में, यानी कि राज्य निकायों में जो शिक्षा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर का अर्थ ये है कि जो चुने हुए मंत्री होते हैं, उन्हीं में किसी को एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है मंत्री को, तो उसे हम कहते हैं स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि राज्य शिक्षा मंत्री। उसके बाद उनके नीचे आते हैं, सेक्रेटेरिएट में होते हैं वो, जिनको हम कहते हैं शिक्षा सचिव। उसके बाद निदेशालय में हमारे आते हैं शिक्षा निदेशक या एजुकेशन डायरेक्टर, और उन एजुकेशन डायरेक्टर के नीचे कई बार होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, डिपेंड करता है स्टेट गवर्नेंस पे। वो होते हैं डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर यानी कि उप शिक्षा निदेशक, और उसके नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये जो शिक्षा ऑफिसर होते हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। तो इसके नीचे का जो स्तर है वो आप स्थानीय निकायों में यानी कि लोकल बॉडीज़ के वीडियो में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रही बात जो अफसरों की थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे राज्य के हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं, उनका मुख्य रोल, मेन रोल क्या होता है, क्या क्या कार्य उनके होते हैं। सबसे पहली बात तो चूँकि शिक्षा मंत्री हैं इसलिए पूरे हमारे शिक्षा तंत्र के वो हेड होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और वो शिक्षा से संबंधित हमारे सारे कार्य
आउटकम, कार्यक्रम, कार्य, इश्यूज़ को देखते हैं। उसके बाद जो भी वो देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, उसके बाद उस चीज़ को वो आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर उनको बताते हैं, गवर्नर को बताते हैं, और वो जो उनको निर्देश देते हैं वो अपने नीचे के अफसरों को उसको प्रोसीड कर देते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैंने बात करी कि वो जितने भी शिक्षा संबंधी निकाय होते हैं या संस्थान होते हैं राज्य में जितने भी संस्थान होते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, इन सब सरकारी हो सकते हैं, गैर सरकारी हो सकते हैं, एडेड हो सकते हैं, इन सब के बीच में एक समन्वयन का काम करते हैं हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री। इसके अलावा नीति बनाना, उसको क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना, किसी प्रकार की कोई भी समस्या इनको लागू करने में या इनके लागू करने के बाद नतीजे सही ना मिलना, इन सारे समस्याओं का वो देखते हैं, परखते हैं और उनको सुलटाने की कोशिश भी करते हैं, और अगर नहीं हो पाती है तो अपने ऊपर के लेवल तक पहुंचाते हैं और सॉल्यूशन चाहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि कड़ी की तरह काम करती है, चेन होती है। इसके अतिरिक्त जो राज्य शिक्षा मंत्री होते हैं वो इस क्षेत्र में होने वाले विभिन्न अनुसंधानों को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि बेटर से बेटर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो सके। और इन कार्यों को अब ये तो शिक्षा मंत्री अकेले तो खुद कर नहीं सकते हैं, तो उनके नीचे 2 डिपार्टमेंट आते हैं। एक हमारा आता है सचिवालय और दूसरा हमारा आता है निदेशालय। तो जो सचिवालय होता है इसमें आप ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित यानी कि प्रशासन से संबंधित या प्रशासनिक कार्य होते हैं, और जो डायरेक्टरेट होता है वहाँ पे डायरेक्शन का यानी कि निर्देशन का कार्य होते हैं, यानी कि एक्चुअल फील्ड में जो शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं उन पे नज़र रखते हैं। लेकिन इन सब का आपस में बड़ा समन्वयन चलता है। तो अब हम अलग अलग बात करेंगे। पहले हम सचिवालय की बात करेंगे। सचिवालय बहुत बड़ा ऑफिस होता है, अक्सर राज्य के जो राजधानी होती है वहाँ होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर आपको सेक्रेटेरिएट में जो मुख्य या मेन जो ऑफिसर होते हैं, चेयरमैन होते हैं या डायरेक्टर होते हैं या हेड होते हैं, वो पहले तो मिनिस्टर ही होते हैं, मंत्री होते हैं, और उनके नीचे फिर नेक्स्ट जो हेड आता है वो होता है आईएएस। तो आईएएस इस सेक्रेटेरिएट का एजुकेशन सेक्रेटरी होता है, यानी कि शिक्षा सचिव जो होते हैं सचिवालय में वो एक आईएएस होते हैं, और उनके नीचे कई बार हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं उप सचिव। वो उनको मदद करते हैं, सहायता करते हैं कार्य को क्रियान्वयन करने में। इस यहाँ पे जो सचिवालय में है ज़्यादातर यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमिंग का कार्य होता है, यानी कि नीतियाँ बनाई जाती हैं, फिर नीतियों को लागू करना होता है। जब ये लागू करना होता है ना, तो यहाँ पे आपका निदेशालय इट कम्स इनटू प्ले, वो अपनी भूमिका में उतर आता है। फिर इसके अलावा रूल्स, रेगुलेशंस, नीति, नियम, कानून, ये सब चीज़ें सब आपके सचिवालय में बनाई जाती हैं। कोई भी नया कार्यक्रम है, कुछ है, तो इसके इश्यूज यहाँ पे सचिवालय से होते हैं। उसके बाद निदेशालय और उनके नीचे जो अन्य निकाय होते हैं वो सहायता करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सचिवालय, निदेशालय व मंत्रालय के बीच में एक कड़ी का काम करता है। और ये कड़ी कैसी है? प्रशासनिक कड़ी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि डायरेक्टरेट कोई बात कहता है तो सचिवालय को कहता है, सचिवालय मंत्रालय में कहता है, मंत्री जी को कहता है। मंत्री को अगर कोई बात कहनी होती है तो वो सचिवालय को उसको फॉरवर्ड करते हैं और सचिवालय फिर उसको निदेशालय तक पहुंचाते हैं। तो ये सारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सचिवालय हो या निदेशालय हो, इनमें अलग अलग जो भी जैसे शिक्षा है तो शिक्षा का सचिवालय में अलग डिपार्टमेंट होता है, सचिवालय में स्वास्थ्य का अलग डिपार्टमेंट होता है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के आपको सेक्रेटेरिएट या सचिवालय में डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ शिक्षा से मतलब है। अब हम बात करते हैं निदेशालय की। अगर निदेशालय की आप बात करें तो यहाँ पे ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्रियान्वयन करने वाला, कार्य करने वाला निकाय होता है। यहाँ पे जो भी पॉलिसीज, जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं सचिवालय द्वारा, वो
क्रियान्वयन में लाई जाती हैं और ये कार्य सिर्फ निदेशालय का है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निर्देश जारी करना, निर्देशन करना, ये सारा काम डायरेक्टरेट का, यानी कि डायरेक्ट करना, कार्य को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे डायरेक्टरेट या निदेशालय आपका सचिवालय व डायरेक्टरेट के नीचे काम करने वाले लोग व विद्यालय व कॉलेजेस, उनके बीच में कड़ी का कार्य करता है। यानी कि एक्चुअल फील्ड में जो काम हो रहा है, जो प्रैक्टिकली जो कार्य हो रहा है, उस कार्य की सारी सूचना डायरेक्टरेट इकट्ठी करता है और उसके बाद वो सचिवालय तक पहुंचाता है। तो इस तरह से वो लिंक हो जाता है। जो निदेशालय होता है, इसका जो मुखिया होता है, जो अध्यक्ष होता है, मेन होता है, वो होते हैं आपके एजुकेशन डायरेक्टर, यानी कि शिक्षा निदेशक। इनके नीचे कई बार उप निदेशक भी हो सकते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, या उनके नीचे शिक्षा ऑफिसर भी हो सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर हो सकते हैं। तो इस तरह से कार्य बांटा जाता है और ये राज्य के स्तर पर होने वाले शिक्षा संबंधी कार्यों को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं। समस्याएं आती हैं तो सब सुलझाते हैं, नहीं हो पाती हैं तो ऊपर सचिवालय में भेजते हैं और फिर वो मंत्रिमंडल में जाती हैं। तो इस तरह से अगला अगर हम बात करें कि डायरेक्टरेट और क्या काम करता है, वो कई बार अपने प्रपोजल्स रखता है, कुछ सलाह मशवरा, कोई नई स्कीम, वो सब रखता है सामने। और रखने के बाद एजुकेशन सेक्रेटरी यानी कि शिक्षा सचिव के ऊपर होता है कि वो मंत्रिमंडल से सलाह करके उसको सहमति दें या ना दें। अगर सहमति दे देते हैं तो जो निदेशालय ने जो भी प्रपोजल रखा है उसको फिर क्रियान्वयन का कार्य आता है और फिर उसको स्कूलों में, कॉलेजों में, स्थानीय निकायों में उनको लगाया जाता है, लागू किया जाता है। इसके अलावा जो निदेशालय होता है वो टीचर्स के, शिक्षकों की प्रशिक्षण का कार्य भी देखता है। बीच बीच में वर्कशॉप कराना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराना, प्रशिक्षण कराना, शॉर्ट टर्म कोर्स कराना। इससे क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो अपडेटेड रहते हैं, उनको क्लियर रहता है कि टीचिंग के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया आया है, क्या कुछ नया हो रहा है दुनिया में, उसको समझते हैं, जानते हैं। और उसके बाद जब वो अपना पढ़ाने के लिए जाते हैं फील्ड में या स्कूलों में या कॉलेजेस में, तो उसको वो लागू कर पाते हैं, उसका प्रयोग कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो निदेशालय होता है वो जितने भी प्रोग्राम सचिवालय ने उनको दिए हैं, उनके लिए परामर्श देना, उसका पर्यवेक्षण करना, उसका निरीक्षण करना, उसका क्रियान्वयन देखना, ये सारी चीज़ें निदेशालय को देखनी होती हैं। और एक बहुत मुख्य जो कार्य होता है निदेशालय का, वो है अनुदान संबंधित। जो फंड आती हैं, जो एड आती है, जो सहायता आती है वित्त के रूप में, वित्तीय सहायता जो आती है, उन सबको देखना कि जो दिया गया है वो सही ढंग से खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका पूरा ब्यौरा मांगना। और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है, वित्तीय सहायता नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सचिवालय को संदेश भेजना और फिर उस हिसाब से उन चीज़ों को जुटाना। इसके अतिरिक्त सचिवालय और निदेशालय के अतिरिक्त और भी कुछ संस्थान हैं जो मदद करते हैं एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में। और वो क्या है? सबसे पहले है SCERT। आपको याद होगा कि जो सेंट्रल बॉडीज़ हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ेंगे या पढ़ा होगा NCERT। तो NCERT जो CBSE के सारे करिकुलम को बनाती है, तो NCERT एक केंद्रीय निकाय है और SCERT एक राज्य निकाय है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, तो ये भी कार्य करती है। लेकिन इसको SCERT और डायट को हम अपने अलग वीडियो में लेंगे, जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना कब गठित हुई, कैसे गठित हुई, क्यों गठित हुई, इसके मेम्ब्रान कौन है, इसका कार्य क्या है, किन किन चीज़ों को देखता है, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन इसमें हो सकता है SCERT, तो इसके बारे में। और दूसरा हमारा है डायट। आजकल बहुत सुन रहे होंगे आप लोग डायट के बारे में। प्राथमिक शिक्षकों को, प्राइमरी टीचरों की रिक्रूटमेंट पे बहुत कार्य करती है, ट्रेनिंग में कार्य करती है, ओवरऑल जो आपका एजुकेशन सिस्टम है लोकल लेवल पर उसको देखती है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं
परिषद के कार्य। तो ये सब ट्रेनिंग का भी काम देखती है और शिक्षा का भी कार्य देती है, और ये भी हम अलग वीडियो में लेंगे डाइट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SCERT एवं DIET डाइट। तो अब हम ओवरऑल अगर बात करें कि जो राज्य निकाय होती हैं वो शिक्षा प्रशासन में किस प्रकार से कार्य करती हैं, तो एक संपूर्ण तौर पे हम देखेंगे तो सबसे पहले उसका कार्य होता है कि जो राज्य में जितनी भी संस्थानें हैं उनका बनना, उनको मेंटेन करना, उनको देखना, किस प्रकार से चलाना है, इन सारी चीज़ों को देखता है। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं या खुल गए हैं तो उनको रिकग्निशन दिलाना, यानी कि उनको किस प्रकार से वो सरकार से उसकी परमिशन ले, किस प्रकार से उसको चलाएं, लागू करें, तो मान्यता प्राप्त दिलाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है इसका। उसके बाद आता है जो भी नीतियाँ, नियम, कानून बनाए गए हैं उन सब का क्रियान्वयन सही तरीके से हो और उसका सही रिजल्ट आए, ये भी देखना राज्य निकायों का काम है। इसके अलावा जो हमारे शिक्षा प्रशासन है उसमें प्रशासन तभी सही रहेगा जब हम अच्छे से जो भी चीज़ें हो रही, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनका पर्यवेक्षण करते रहें, समय समय पर उनका निरीक्षण करते रहें, ज़रूरत पड़ने पर गाइडेंस दें, निर्देशन दें, और देखें कि जो सबसे बड़ी बात, जो राज्य निकाय हैं वो जो क्षेत्रीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनके कार्य को कंट्रोल में रखते हैं कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं, वो ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो ठीक से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी वो सब सही ढंग से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। इवन ये भी देखना कि कर्मचारियों डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त सिर्फ यही नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है कि ये स्कूल या उनके कर्मचारी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना तो नहीं कर रहे, तो उन समस्याओं को लेना, समझना, सुलटाना भी एक कार्य होता है राज्य का। इसके अतिरिक्त जो राज्य निकाय होते हैं देखते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम लागू होगा, कौन सी किताबें होंगी। अगर आपने देखा हो मेरा जो लोकल बॉडीज़ वाला वीडियो है उसमें हमने यही बात बोली थी कि पुस्तकों का चयन राज्य निकाय करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा पुस्तकें होती हैं तब आपकी लोकल बॉडी तय कर सकती हैं कि कौन सी किताब वो लगाएंगे स्कूल में। इसके अतिरिक्त टीचरों का अपॉइंटमेंट, यानी कि उनके एग्ज़ाम, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है जो शैक्षणिक नहीं होता है उनका भी रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं, उनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं राज्य निकाय ही देखते हैं। तो लोकल बॉडीज़ में जो स्कूल आते हैं वो सब, वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो सब के सब स्टेट द्वारा ही एक पैनल बनाया जाता है, वो पैनल के द्वारा ही आगे सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा राज्य निकाय किस प्रकार से परीक्षा कराना है, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्शन देखते हैं, कैसे कंडक्ट करना है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम जब कंडक्ट कर लिए उसके बाद मूल्यांकन करना, यानी कि कॉपियाँ जांचना, रिजल्ट बनाना, रिजल्ट आउट करना, ये सारे कार्य राज्य निकायों के अंडर में आते हैं। तो एग्ज़ाम होने के बाद लोकल बॉडीज़ के अंदर जितने स्कूल हैं, एग्ज़ाम होने के बाद सारी कॉपियाँ इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी होने के बाद आती हैं, फिर उनको चेक किया जाता है, फिर रिजल्ट आउट होता है। एग्ज़ाम के पैसे देना, फाइनेंस से रिलेटेड सारे कार्य राज्य निकाय देखते हैं। और अभी जो मैंने बात करी कि डिसिप्लिन, यानी कि स्कूल में डिसिप्लिन ना हो तो ऐसा तो ठीक नहीं है, तो अनुशासन से हर कार्य होना चाहिए, चाहे वो शिक्षक ही क्यों ना हो, चाहे वो कर्मचारी ही, अन्य कर्मचारी ही क्यों ना हो, सब लोगों को डिसिप्लिन में रखना, और कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके प्रति एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ये काम राज्य निकाय करती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको देखना, समझना, और अगर सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, हल नहीं होती हैं तो उसको आगे बढ़ाना और उसको जो हल करने के तरीके हैं उसके बारे में चर्चा करना। और इसके अलावा जो गरीब, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, या कोई दिक्कत हो रही है, या कोई परेशानी हो रही है, कोई स्कॉलरशिप संबंधित कोई बात है, तो उन सबको उठाना और उनको देखना, परखना और उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सबसे बड़ा इनका कार्य, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे स्कूल से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, यानी कि माध्यमिक विद्यालय और
प्राइमरी विद्यालय की बात कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है। राज्य निकाय जो है होते हैं वो उच्च शिक्षा को भी देखते हैं, और उच्च शिक्षा में आपके यूनिवर्सिटीज आती हैं। आपको पता ही होगा, एक यूनिवर्सिटी आपकी आती है केंद्रीय, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हर स्टेट में होती है, एक से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, बट इनका कंट्रोल जो होता है वो केंद्रीय निकाय पे होता है, यानी कि सेंट्रल बॉडीज़ पे होता है। इसके बाद आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कंट्रोल ज़रूर राज्य, जो भी राज्य में गवर्नमेंट चल रही है उस पे होता है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, ऑटोनॉमस भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो संस्थान होते हैं जिनका कार्य बहुत अच्छा होता है, बहुत स्टैंडर्ड का होता है, और वो एक एप्लीकेशन डाल देते हैं कि हम भी आगे चलकर एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, मतलब बाहर का, यूनिवर्सिटी से बाहर का, बट यस उस पे स्टेट का कंट्रोल जरूर होता है। डिपेंड करता है कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी में रहना, स्टेट में रहना चाहता है या सेंट्रल कैटेगरी में रहना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य निकाय दो डिपार्टमेंट्स को देखती है शिक्षा के, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि विद्यालयी शिक्षा को भी देखता है और उच्च शिक्षा को भी देता है। और उच्च शिक्षा को तभी रिकॉग्निशन मिलती है, तभी मान्यता मिलती है जब तक वो यूजीसी के थ्रू उनकी फाइल नहीं जाती। तो यूजीसी की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। उच्च शिक्षा की कोई भी संस्थान तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक उसको यूजीसी द्वारा मान्यता न किया जाए अंडर यूजीसी एक्ट 1956। तो जब उसको मान्यता मिल जाती है तभी वो यूनिवर्सिटी रन करती है। और यूजीसी आपकी दिल्ली यानी कि केंद्रीय निकाय है, सेंट्रल बॉडी है, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि स्टेट बॉडीज जो होती हैं या राज्य निकाय होती हैं किस प्रकार से कार्य करती हैं, क्या उनका रोल होता है, क्या भूमिका होती है। चूंकि बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं, बहुत डिटेल में टॉपिक है, इसलिए मैंने जो स्थानीय निकाय हैं यानी कि लोकल बॉडीज़ है उसका अलग वीडियो बनाया है, सेंट्रल का अलग बनाया और स्टेट बॉडीज़ का अलग बनाया है। इसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू वांट टू पोस्ट एनी कमेंट और सजेशन और इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट, प्लीज़ पोस्ट एंड आई विल लुक इनटू इट एंड मेक वीडियो फॉर यू। थैंक यू।